कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी तबाही दिखाई जाती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक साइंटिस्ट जो असल में एक जानलेवा वायरस का इलाज ढूंढ रहा था, उसने गलती से एक ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से मरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर दुनिया के नक्शे से गायब होने लगा। लेकिन यह सब शुरू होने से पहले सब कुछ नॉर्मल था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में एम्मा नाम की एक लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता लियाम वहां पहुंचते हैं। वह बहुत डरे हुए थे और बिना कुछ बताए एम्मा को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में एम्मा का छोटा भाई नोआ और उसकी माँ पहले से ही मौजूद थे। लियाम की घबराहट देखकर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वह कार को तेज चलाते हुए शहर से दूर जंगल की तरफ ले जाने लगा। लियाम उन्हें एक गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने खास तौर पर तैयार किया था। इसी बीच मौसम बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है और काले बादल छा जाते हैं। लियाम की तेज रफ्तार की वजह से आगे सड़क पर कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था जिससे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। लोग गुस्से में लियाम से बहस करने लगते हैं लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारता है और उन्हें लेकर जंगल के अंदर भागने लगता है। जैसे ही वे बंकर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। लियाम जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट के जरिए बंकर का भारी दरवाजा खोलता है और सबको अंदर ले जाकर उसे लॉक कर देता है। अंदर का नजारा देखकर एम्मा और नोआ दंग रह जाते हैं। वहां हर जरूरत का सामान मौजूद था। सालों तक चलने वाला खाना, साफ पानी और खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम। एम्मा अभी अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी कि तभी लियाम एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है और बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। वह एम्मा से कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी इस बंकर का दरवाजा नहीं खोलेगा। एम्मा के बार बार पूछने पर लियाम एक सच बताता है। वह कहता है कि बाहर हो रही इस बारिश में एक ऐसा वायरस है जो इंसान के शरीर के संपर्क में आते ही उसे कुछ ही सेकंड्स में तड़पा तड़पा कर मार देता है और लियाम ही इसका इलाज ढूंढ सकता है, इसलिए उसका हेडक्वार्टर पहुंचना जरूरी है। जाते जाते वह एक और बात कहता है, नोआ का खास ख्याल रखना क्योंकि वही भविष्य में सब कुछ बदल सकता है। लियाम के जाने के बाद एम्मा अपने फोन पर न्यूज देखती है और हर तरफ सिर्फ मौत का नजारा था। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे और बारिश में भीगते ही दम तोड़ रहे थे। तभी अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। नोआ को लगा कि शायद उसके पापा वापस आ गए हैं। माँ के मना करने के बावजूद वह दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बाहर से एक बारिश में भीगा हुआ आदमी अंदर गिर पड़ता है। उसकी स्किन जल रही थी और वह दर्द से तड़प रहा था। वह हमें नोआ को बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ नोआ को बचाने के लिए उस आदमी को धक्का देकर खुद बारिश में चली जाती है। बारिश की बूंदें गिरते ही माँ भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तड़पते हुए भी वह अपनी आखिरी सांस तक एम्मा और नोआ से कहती है कि वे एक दूसरे का ख्याल रखें। एम्मा रोते हुए दरवाजा बंद कर देती है। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने पिता लियाम को कॉल करने की कोशिश करती है पर नेटवर्क गायब हो चुका था। अब इस अनजान बंकर में एम्मा और नोआ अकेले थे। एम्मा को अपने पिता की बात याद आती है कि उसे नोआ के सामने खुद को मजबूत दिखाना होगा। वह अपने आंसू पोंछती है और बंकर के सिस्टम को संभालना शुरू करती है। बंकर के अंदर एम्मा को पता चलता है कि उनके शहर में ऐसे और भी कई बंकर्स हैं जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। वह उनसे संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी मिलती है। इसी बीच उसे बंकर के पुराने सामान में एक रेडियो मिलता है। रेडियो की घरघराहट के बीच उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो अपने घर के बेसमेंट में छुपकर अपनी जान बचा रहा था। एम्मा उस आदमी को अपने पिता लियाम का नंबर देती है और विनती करती है कि किसी तरह उनसे बात कराए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लियाम से कांटेक्ट नहीं हो पाता। एम्मा को लगने लगता है कि शायद उसके पिता भी इस बारिश में फंस चुके हैं। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। रेडियो का सिग्नल टूट जाता है और एम्मा एक बार फिर उस अंधेरे बंकर में अपने छोटे भाई नोआ के साथ अकेली रह जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन लियाम वापस नहीं आता। एम्मा हिम्मत जुटाकर पीपीई किट पहनती है और बाहर निकलने का फैसला करती है, पर जैसे ही वह बंकर के भारी गेट के पास पहुंचती है उसे अपनी माँ की मौत का नजारा याद आने लगते हैं। वह डर से कांपने लगती है और वापस अंदर भाग आती है। नोआ भी अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि बाहर सिर्फ मौत का साया है। देखते ही देखते 6 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। एम्मा अब बंकर के हर सिस्टम को चलाना सीख चुकी थी और छोटा नोआ अब एक समझदार लड़का बन चुका था। इसी दौरान एम्मा को एक पुरानी बात याद आती है। बचपन में नोआ को एक ऐसा रहस्यमयी वायरस हुआ था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था, लेकिन तब लियाम ने खुद एक एंटीडोट तैयार कर नोआ की जान बचाई थी। एम्मा को अब अपने पिता पर शक होने लगता है कि कहीं यह तबाही मचाने वाला वायरस खुद लियाम ने ही तो नहीं बनाया। बंकर में खाने का स्टॉक
स्टॉक अब खत्म होने की कगार पर था। एक रात जब नोआ सो रहा होता है, एम्मा अपनी पुरानी यादों और डर को पीछे छोड़कर एक बार फिर बाहर कदम रखती है। बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। बंकर के ठीक बाहर उसकी माँ का शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। हर तरफ गाड़ियां सड़ रही थीं और कंक्रीट के शहर पर अब जंगली घास और सन्नाटे का कब्जा था। एम्मा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां लोगों को सुरक्षित रखने का वादा किया गया था। वह बार बार आवाज लगाती है, क्या कोई है? लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा और बिखरी हुई लाशें उसका स्वागत करती हैं। तभी अचानक अंधेरे से एक भूखा भेड़िया निकलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एम्मा अपनी जान बचाकर एक कमरे में छिप जाती है और जब सब शांत होता है तो वापस बंकर की तरफ भागती है। बंकर लौटकर एम्मा नोआ को सब सच बता देती है। वह समझ चुकी थी कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस बंकर को छोड़कर किसी और जगह की तलाश करनी होगी। दोनों अगले दिन निकलने की तैयारी करते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। सोते समय अचानक बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है। बंकर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरते ही एम्मा बेहोश हो जाती है। मौत उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी नोआ की नींद खुल जाती है। वह अलार्म की चीखती हुई आवाजें सुन लेता है और बिना एक पल गवाए एम्मा को कंधे पर उठाकर बंकर के गेट से बाहर भागता है। जल्दबाजी में वे अपनी प्रोटेक्टिव किट पहनना भूल गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, हवा अब जहरीली नहीं रही थी, लेकिन उनकी यह राहत बस कुछ ही पलों की थी। जैसे ही वे बंकर से बाहर कदम रखते हैं, कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। असल में यह वही लोग थे जिन्होंने पिछली रात एम्मा को हॉस्पिटल के पास घूमते देखा था। उन्होंने ही बंकर की ऑक्सीजन सप्लाई काटी थी ताकि एम्मा और नोआ को बाहर निकलने पर मजबूर कर सकें और बंकर का सारा राशन लूट सकें। वे इन दोनों को एक कमरे में बंधक बना लेते हैं, लेकिन जब वे बंकर की तलाशी लेते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। उनका लीडर मैसन गुस्से से उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगता है। एम्मा जानती थी कि अगर वे यहाँ अकेले रहे तो भूखे मर जाएंगे। वह तुरंत एक कांच के टुकड़े पर लिखती है कि उसे पता है खाने का स्टॉक और दूसरे बंकर्स कहाँ हैं। मैसन को यकीन दिलाने के लिए वह जानबूझकर उस मैप पैड को तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकर्स की लोकेशन थी। अब मैसन के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे खाना चाहिए था तो उसे एम्मा को अपने साथ ले जाना ही पड़ता। इसी बीच मैसन एम्मा को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वह एक बहादुर सोल्जर हुआ करता था। उसे एक ब्रिज पर तैनात किया गया था ताकि शहर के किसी भी इंसान को बाहर न जाने दिया जाए। अपनी ड्यूटी के दौरान मैसन ने एक औरत को देखा था जो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। मैसन ने दया दिखाई और उसे गोली नहीं मारी, बल्कि हवा में फायर करके उसे जाने दिया। लेकिन उसकी यही दया उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ देर बाद उसे पता चला कि वह औरत इन्फेक्टेड थी और उसकी वजह से कैंप के बाकी सोल्जर्स भी मारे गए। उस दिन के बाद मैसन ने कसम खा ली थी कि वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। प्रेजेंट टाइम में लौटते ही मैसन पहले तो एम्मा की डील ठुकरा देता है, लेकिन भूख के आगे उसे झुकना पड़ता है। वह एम्मा और नोआ को आजाद कर देता है और उन्हें अपने ग्रुप के साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। 6 साल बाद पहली बार एम्मा और नोआ को बाहर की ताजी हवा और रोशनी महसूस होती है। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि दुनिया अब जहन्नुम बन चुकी है। खाना और पानी इतना कम है कि लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खाने लगे हैं। ये सुनकर दोनों कांप जाते हैं। तभी अचानक आसमान में एक ड्रोन नजर आता है। यह एक थर्मल सेंसर ड्रोन था जो एक शिकारी ग्रुप का था। वे ड्रोन की मदद से इंसानों को ढूंढते थे ताकि उन्हें पकड़ सकें। अब एम्मा और नोआ के सामने वायरस से भी बड़ा खतरा था। वह इंसान जो भूख की वजह से जानवर बन चुके थे। ड्रोन को देखते ही मेसन सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देता है ताकि उनकी बॉडी हीट थर्मल कैमरा में न आए। तभी वहां एक अनजान लड़की मदद के लिए चीखती हुई दौड़ती है। एम्मा का दिल पसीज जाता है, पर मेसन उसे रोकता है। उसके लिए किसी अजनबी की मदद करना पूरी टीम को मौत के मुंह में डालना था। लेकिन मेसन की टीम की ही एक लड़की बीएट्रिस एम्मा का साथ देती है और दोनों उस औरत को बचाने के लिए भागती है। वह औरत भागते भागते एक छोटी नदी के पास फिसल कर गिर जाती है। शिकारी उसे मारने ही वाले थे, तभी मेसन वहां पहुंचकर उन पर गोलियां चला देता है। मेसन सख्त जरूर था, पर अपनी टीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। लेकिन तभी एक खौफनाक सच सामने आता है। नदी के पानी में गिरने की वजह से वह औरत इन्फेक्टेड हो चुकी थी। मेसन को भारी मन से उसे वहीं शूट करना पड़ता है। ये देखकर एम्मा कांप उठती है।
है। उसे समझ आता है कि अब खतरा सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जमीन पर रुका हुआ पानी भी है। इस नजारा के बाद एम्मा सबको लेकर दूसरे बंकर की तरफ निकल पड़ती है। रात होने पर वे एक पुराने घर में पनाह लेते हैं जहां उन्हें कुछ हथियार और साफ पानी की बोतलें मिलती हैं। वहां जॉन अपनी बीमार साथी लिया का जिस तरह ख्याल रख रहा था उसे देखकर एम्मा के मन में इस टीम के लिए इज्जत बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि ये लोग पत्थर दिल नहीं बल्कि हालात के मारे हुए हैं। धीरे धीरे एम्मा का भरोसा मेसन और उसकी टीम पर जमने लगता है। अगली सुबह सफर फिर शुरू होता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। नोआ का पैर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरता है। मेसन बिना सोचे अपनी गन नोआ पर तान देता है, लेकिन एम्मा ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह तुरंत नोआ का जूता उतार कर चेक करती है। किस्मत अच्छी थी कि जूता वाटरप्रूफ था और नोआ का पैर बिल्कुल सूखा था। मेसन चैन की सांस लेता है और गन नीचे कर लेता है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वे दूसरे बंकर तक पहुंच ही जाते हैं। एम्मा के फिंगरप्रिंट से बंकर का दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। वहां खाने पीने का इतना सामान था कि वे सालों तक ऐश कर सकते थे। सब खुशी मना रहे थे, पर एम्मा के मन में अभी भी एक डर था। जब वह मेसन से अपने डर के बारे में बात करती है तो मेसन उसे समझाता है कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी वह छोड़ कर आई थी। यहाँ हर कदम पर धोखा है। मेसन बुरा नहीं था, बस वक्त ने उसे ऐसा बना दिया था। बंकर की छानबीन करते हुए एम्मा की नजर एक चार्ज हो रहे फोन पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाती है उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। उस फोन पर उसकी और नोआ के बचपन की फोटो थी। ये फोन उसके पिता लियाम का था जो कुछ समय पहले इसी बंकर में रुके थे। एम्मा तुरंत नोआ को बुलाती है और वे एक वीडियो प्ले करते हैं। वीडियो में लियाम बताता है कि वह स्वीडन के हेडक्वार्टर जा रहा है ताकि इस वायरस का एंटीडोट बना सके। वीडियो देखने के बाद एम्मा के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता लियाम अब भी जिंदा है। वह बिना वक्त बर्बाद किए नोआ के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। एम्मा को उम्मीद थी कि मेसन उनकी मदद करेगा, लेकिन मेसन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि यह एक सुसाइड मिशन है। स्वीडन जाने के लिए उन्हें शहर के उस हिस्से से गुजरना होगा जहां बेरहम शिकारियों का राज है। मेसन का तर्क था कि वह वीडियो 6 साल पुरानी है और लियाम शायद अब तक मर चुका होगा, क्योंकि अगर एंटीडोट बन गया होता तो दुनिया के हालात बदल चुके होते। लेकिन एम्मा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह कुछ दिनों का राशन लेती है और नोआ के साथ बंकर की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकल जाती है। उनके जाने के बाद बिएट्रिस, जॉन और लिया भी उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं। वे जानते थे कि आज वे जिस बंकर की वजह से जिंदा हैं, वह एम्मा की ही देन है। यहाँ हमें मेसन और उसकी टीम के अतीत की एक झलक मिलती है। असल में मेसन और उसके साथी पैट्रिक ने पहले जॉन और लिया को लूटने के इरादे से पकड़ा था। तब अपनी जान बचाने के लिए बिएट्रिस ने उन्हें अपने एक गुप्त ठिकाने के बारे में बताया जहां काफी खाना जमा था। वहां साथ खाना खाते हुए उनके बीच एक अनजाना रिश्ता बन गया। बिएट्रिस के कहने पर मेसन उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए राजी हुआ था और तब से ये सब एक परिवार की तरह साथ रह रहे थे। प्रेजेंट टाइम में एम्मा और नोआ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके दोस्त भी उनके पीछे आ रहे हैं। चलते चलते वे शहर के पास पहुंचते हैं जहां एक पुरानी बस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। थकान से चूर दोनों भाई बहन बस के अंदर थोड़ा आराम करने बैठते हैं। तभी उन्हें बाहर कुछ परछाइयां नजर आती हैं। उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर तभी पता चलता है कि वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि बिएट्रिस, जॉन और लिया है। अपने दोस्तों को पास पाकर एम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सब पास के एक सुरक्षित जगह पर रुककर खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उनकी किस्मत शायद आज उनके साथ नहीं थी। तभी वहां हथियारों से लैस शिकारियों का एक ग्रुप आ जाता है। जान बचाने के लिए सबको वहां से तुरंत भागना पड़ता है। इसी बीच एम्मा अपनी टीम से अलग हो जाती है। भागते भागते वह सड़क किनारे एक लोहे की जाली के पास पहुंचती है जिस पर हजारों लापता लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी जाली के दूसरी तरफ उसे एक छोटा सा बच्चा नजर आता है जो बिल्कुल अकेला और डरा हुआ था। एम्मा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कती है। बारिश किसी भी वक्त शुरू होने वाली थी। अब क्या एम्मा उस बच्चे को बचा पाएगी? क्या यह टीम बारिश की पहली बूंद गिरने से पहले किसी महफूज जगह पहुंच पाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।